पल्स प्रयागराज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वैसे तो इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भंवर सिंह, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने इस पर्पज से आपका समय मांगा है सर, कि बेसिकली आज के ट्रेंड में मैं देखा हूं कि अभी आज से कुछ सालों पहले एक बीमारी महामारी फैली हमारे कंट्री में भी क्या वर्ल्ड वाइड फैली, इंटरनेशनली फैली। हम लोग चाइना के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद हमको ये देखने को मिला कि एक वायरस जो वहां पर फैला वो यहाँ पर उसको पहुंचने में 2-4 महीने लगे, और फिर पूरे वर्ल्ड ने इस पैंडेमिक का जो है फेस किया, उससे सफर किया, जिसका नाम था कोरोना, राइट। तो सर कोविड-19 जो कि जिसका नाम पड़ा 2019 के लास्ट में वो आया ही था। तो सर, आपसे पहले बात तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर से दीजिए हमारी ऑडियंस को। और मैं डॉक्टर भंवर सिंह, BHMS। मैं मूल निवासी प्रतापगढ़ का हूँ, वत्स गोत्री ठाकुर हूँ, और इस समय मेरा मकान महेवा नैनी में है। मैं 10th चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज पूरब नारा इलाहाबाद से, और इंटरमीडिएट इंद्रवास कुमारी इंटर कॉलेज आलापुर इलाहाबाद से पास आउट किया। मैं देश सेवा में जाना चाहता था, NCC में ले रखा था। अच्छा। और काफी उसमें डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। मैं उसका अंडर अफसर था। 140 बच्चे को जब मैं कहता तो बैठ जाइए, दाएं मोड़ बाएं मोड़, तो बड़ा अच्छा लगता था। और देशभक्ति कूट कूट के भरी थी मेरे अंदर। मेरे पास B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, बट मेरा वेट 43 किलो होने की वजह से मैं फौज में नहीं जा पाया। तो सर, ये फौज में जाने के बाद से अचानक से आपने मेडिकल ही क्यों चुना? पुलिस वगैरह क्यों नहीं, या फिर कोई और सिविल सर्विसेज क्यों नहीं? मैं अंडर वेट होने की वजह से नहीं जा सकता था। तो मैंने देखा कि हमारे गांव में एक गया प्रसाद अग्रहरी प्रैक्टिस करने आया। थोड़े समय में उसने राजदूत खरीद लिया। जब उसने राजदूत लिया तो बोला कि मैं यार, ये तो बड़े कम समय में राजदूत ले लिया और गांव गांव में बड़ा इसका नाम है। हाँ। तो उसी को देख के प्रेरणा स्रोत मैं CPMT की परीक्षा दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आके इलाहाबाद में पास आउट हुआ। 21 जून 1998 से मैं प्रैक्टिस में हूँ। 1998, यानी अगर 26+2 देखा जाए तो अप्रॉक्स आपको 28 साल से आप इस चीज में हैं। 92 के 12 पास आउट हैं हम। उसमें कल्याण सिंह की सरकार थी जी। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग फेल हो गए थे, 3% लोग पास हुए थे केवल। ये तो बहुत सर, मैं ये एक मतलब की बहुत प्राउड की बात है कि सर आप इतना आगे करके मेरे पूरे क्षेत्र में, मेरे स्कूल में करीबन 45-44 लड़के लड़कियां थी। 3% पास आउट होने का मतलब सोच लीजिए कितने थे। मेरा 41% नंबर था, पर मैं अपने आप को टॉपर समझता हूँ। तो सर, आपने CPMT की जब परीक्षाएं दी तो होम्योपैथ को ही क्यों चुना आपने? मेरे जो नंबर आए थे उसी के अनुसार से मुझे होम्योपैथ पसंद थी। मैं उर्दू पढ़ा था, मुझे BUMS पसंद था, पर मैंने नहीं सोचा कि जाकर के मैं BUMS करूँ। अच्छा। तो सर, जैसा कि हमारी मतलब की जो जनरल पब्लिक है, जो हमारी ऑडियंस, उसका भी ये बिलीव रहा है कि होम्योपैथ कहीं ना कहीं शायद थोड़ा कम कारगर है, या फिर क्या कारगर नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथिक दवाओं के प्रति लोग भागते जरूर है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कि होम्योपैथी कहाँ पे स्टैंड आउट करता है? देखिए, मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूँ और सब अपने जगह पे अच्छे हैं। होम्योपैथ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, एलोपैथ इमरजेंसी है, प्लस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। बट उसमें आप एक बीमारी ठीक करते हैं तो दूसरी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है कि एलोपैथिक दवाओं में रिएक्शंस भी कई बार हो पाते हैं। मैं खुद भी उस चीज का भुक्तभोगी रह चुका हूँ। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुझे हाई फीवर था और मैंने एक कहते केमिस्ट से नॉर्मली बता करके दवाएं ले ली। रिजल्टिंग ये हुआ कि मेरी पूरी बॉडी पर मम्स हो गए थे। तो खैर उसका ट्रीटमेंट भी किया था। तो लेकिन आप बोल रहे हो ना कि मैंने केमिस्ट से दवा लिया जी, तो पूरी फाल्ट आपकी है। आपको शिक्षित नहीं थे उस समय या कम नॉलेज था, तो केमिस्ट से दवा ना लेके आपको डॉक्टर से लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर होते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी और बॉडी लैंग्वेज और बीमारी को पहचानने के लिए। तो मतलब आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी से दवाएं बिल्कुल लेनी चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए? हाँ, नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के ऊपर
सरकार जो प्रैक्टिकल करके देती है उसके बाद डॉक्टर को अपने नॉलेज के अनुसार पेशेंट के बिहेवियर लक्षण के अनुसार दवा देना चाहिए। तो किसी को अपने से दवा नहीं लेना चाहिए। फायदे तो हो गए, ठीक है, यदि नुकसान हो गया तो कितनी बड़ी क्षति होती है। आप स्वयं बोल रहे हैं बीमारी हुई और कितना पैनिक हुई है, कितने आपके माँ बाप पैनिक हुई है कि आप सोच सकते हो कि आपकी जान जाते हुए बची है। ड्रग रिजेक्शन का मतलब हो गया कि पुनर्जन्म। सही बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक ये फैमिली में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सर, आप पिछले कितने सालों से प्रैक्टिस में हैं? 98 से आप जोड़ लीजिए तो करीबन 27 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा है, हम परमार्थ भी बहुत अच्छे से करते हैं। जिसके पास पैसा ना हो, पेशेंट आ गया तो दवा के अभाव में मैं उसको कभी नहीं जाने देता हूँ। मैं निःशुल्क दवा दे देता हूँ या दवा दे कहता हूँ जब ठीक हो जाना तब आगे पैसा दे देना। ये तो आपकी बहुत आभार है आपका, और आप स्वयं भी ये इस बात की हमेशा रहा है कि सर ने वो सपोर्ट किया। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं, आपने भी मुझे 1-2 केसेस बताए हैं, पर्सनली मुझे आपने बताया वो आपके कैंसर वाले केसेस और बड़े केसेस। मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को भी इस बारे में बताएं कि कैसे आपने कुछ बड़े केसेस को भी डील किया है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जो लोग अक्सर होम्योपैथी को कम आंकते हैं उसको नहीं आंकना चाहिए, जिस तरह से आपने उसका प्रमाण दिया है। क्या आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हमारे पास एक लिवर ट्रांसप्लांट का केस आया हुआ था जिसको ड्रग सेंसिटिविटी थी, तो वो वहां से वापस चला आया और उसको मना कर दिया। 7.5 लाख रुपए उसको जमा था और अब पेशेंट नहीं है। विजय श्रीवास्तव की मदर इल्ला थी जी, और मैंने उसको 1.25 महीने में इतना अच्छा किया कि वो बीच बीच में अपने से चुप। हमने कहा कि 1 महीने तक आप कुछ मुझे बोलना मत, और अब आप लास्ट टाइम मान के मेरे पास आए हो। उस समय महाकुंभ का दौर था। एक बार आए तो हम नहीं मिले। मैं महाकुंभ में कैंप लगा रखा था। 10 दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई और चुपचाप अपना अल्ट्रासाउंड कृति स्कैनिंग से अदर से कराते थे, हमको नहीं दिखाते थे। अब 1 महीने में उनका पेन, उनके लीवर की सूजन पूरी तरह से गायब हो गई। तो ये होम्योपैथ का चमत्कार था और पेशेंट की रिपोर्ट भी मेरे पास है। बाद में चाहेंगे तो इनको हम प्रूफ दिखा देंगे जी। तो 1 महीना इलाज होने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करा के उनसे जानकारी लिया तो काफी संतुष्ट हुए। 1.5 साल इलाज चला। 1.5 साल इलाज होने पे मैंने उसका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई। तो मैं स्वयं सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड लेके डॉक्टर संजय पांडे के पास गया। पूछा, सर देखिए बिटवीन ये रिपोर्ट थी और बिटवीन ये रिपोर्ट है, दोनों में फर्क क्या है? बोले यार केस ठीक हो गया है। तो हम कहीं से प्रमाणित कैसे करें? बोले देखिए आपको प्रमाणित करने के लिए ये रिपोर्ट है, ये पेशेंट है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और दिल्ली से रिटर्न केस आया हुआ है। तो ये केस रहा मेरे लिए। मैंने लोगों को दिया उसकी कॉपी, लोगों को दिखाया तो लोग बोले अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो मनोबल टूटा पर मैं रुका नहीं। इसके अलावा एक अमित तिवारी जी आए थे, उनके पिताजी को भी लीवर कैंसर था। उसमें डॉक्टर बता दिए कि आपके पास 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है। वो 1.5 साल लाइव रहे। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा होम्योपैथ का। अभी एक मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास, पेशेंट के पास जिंदगी बची ही नहीं थी, कुछ समय ही बचा था, तो होम्योपैथ की मदद से आपने उनकी लाइफ को अप्रोक्स मतलब कि 1.5 साल तक एक्सटेंड किया, मतलब किस तरह से खींचा। तो अमित जी भी आज आभारी हैं। एक लोग को लंग्स कैंसर था जिसमें 30 दिन लिखा हुआ, डेविडसन में भी अदर में भी। मैं उनको प्रॉपर दवा किया। हेमंत के भाई साहब हमारे बगल में वकील साहब है। 6 महीना मैंने इलाज किया। वकील साहब की सहमति, उनके बड़े भाई की सहमति, माँ बाप को नहीं पता था, पेशेंट को पता था। और डॉक्टर पॉल देखते थे, अपना माथा ठोकते थे कि गजब ईश्वर इसको जीवन दे रखा है। और पेशेंटों से कहते थे और कभी दवा दे कभी ना दे। आईसीयू में एक बार एडमिट कर दी, मेरी मदर एक्सपायर कर गई, मैं चला गया, तबीयत उनकी गड़बड़ हो गई। आईसीयू में आईसीसीयू में रखे रहे। बोले जब निकालेंगे लाइफ सिस्टम से तो ये फिर नहीं बचेगा।
पर वो बाहर आ गया, बीच बीच में मैं जाके देखता था। करीबन वो पेशेंट भी 1.5 साल तक सरवाइव किया। मदर मेरी एक्सपायर हो जाने की वजह से, मेरे गांव चले जाने की वजह से उसका लास्ट ऑफ डेट हो गया, फिर नहीं बचा पाए। एक हमारे पास अभी लिवर सिरोसिस और कैंसर का केस आया महेवा, उसको भी मैंने ठीक किया। इस समय लाइव है, ये चाहेंगे तो इनको मैं नंबर दे दूंगा, उस पेशेंट से जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव पेशेंट की रिपोर्ट ले सकते हैं। सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप इतने सालों से ट्रेन मतलब कि फील्ड में हैं, आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, और अब ऑडियंस को तो हमारे नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे इस एरिया में प्रयागराज के रामबाग और साउथ मलका एरिया में सर का काफी नाम है, लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। सर आपने पिछले 2 डिकेड्स में जो 2 दशक जो बीते हैं, आपने डिसीजेस का जो चेंजिंग है, एक ट्रेंड ऑफ चेंज आता है, आपने क्या कोई ऑब्जर्व किया है? और अगर किया है तो क्या उसकी वजह रही है मेनली? अभी देखिए, इन्वायरमेंट जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसकी वजह से बैक्टीरिया भी अपना स्वरूप बहुत तेजी से बदल रहा है। अच्छा। वायरस भी बदल रहा है जी। और जो केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहे हैं, सब्जियां और जो नाले का पानी है सिंचाई में यूज कर रहे हैं, इस वजह से जो खाद्य पदार्थ हमको मिल रहा है वो बिल्कुल अनहाइजेनिक है। साथ में फर्टिलाइजर के थ्रू धरती में भी खराब हो रही हैं। उत्पाद बढ़ाने के चक्कर में जो चीजें यूज कर रहे हैं, नेचुरल चीजों को, जैविक चीजों को भूल करके जो कर रहे हैं, बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही। दूसरा जो लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आया है वो है मोबाइल। जिन लोगों ने छोड़ा, यूपीएससी क्लियर किया, डॉक्टर बने, और जो लोग मोबाइल के ज्यादा चक्कर में गए और ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, उनका डिवोशन भी हुआ। तो मोबाइल तो बहुत अच्छा यंत्र है, लेकिन इसका सदुपयोग करिए, बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसकी वजह से देखिए लाइफ स्टाइल, शुगर, कैंसर, डिप्रेशन, सुसाइड के केस बहुत बढ़ गए हैं। क्या मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि डिप्रेशन के जो बढ़ते हुए केस उनको ऑनलाइन इंटरनेट पे सब जगह देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे लाइफस्टाइल और हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है? बहुत बड़ा। देखिए अभी पबजी एक गेम आया था, कितने लोगों ने सुसाइड किया। दूसरा चीज, लोग बराबर मोबाइल देख रहे, बच्चों के अंदर एडिक्शन आ जा रहा है। वो कैसा कैसा बिहेव कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। और मोबाइल खेलते खेलते, अभी तो परसों पेपर में था कि एक लड़के ने ऑनलाइन लव किया और लड़की को, 16 साल की लड़की थी, उससे कहा कि आप सच्चा प्यार करती हो मुझसे तो आप फांसी लगा के दिखाओ। उसने अपना जान दे दिया। तो मोबाइल का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। ज्ञान बढ़ाने के लिए, जानकारी लेने के लिए चंद सेकंड में चीजें हो जा रही हैं, लेकिन चंद सेकंड में हम बहुत सी चीजों को खो भी दे रहे हैं, अपने लोगों को खो भी दे रहे हैं। मोबाइल, हम कमरे में 4 लोग बैठे हैं, मोबाइल है मेरे पास, तो उसकी वजह से चारों लोग अलग अलग वे में है। कोई फेसबुक देख रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई चैट कर रहा है, कोई पढ़ भी रहा है जी। तो मोबाइल का सदुपयोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, आजादी नहीं। जितनी आजादी है, मोबाइल से हम अपने जीवन में 80% पीछे जा रहे हैं। इसी तरह से जो सब्जियां, खाद, उर्वरक ज्यादा यूज हो रहा है, बीमारियों की देन है। जैविक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑर्गेनिक। और माइंड सेट, लाइफ स्टाइल बहुत सही होना चाहिए, सोने और उठने का टाइम। और सुबह उठ करके जितना जल्दी से हम नाश्ता लेते हैं उतने हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो डिसीजेस, जैसे कि आपने कहा कि फर्टिलाइजर, यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का जो यूज है आज की डेट में खाने में और फ्रूट्स वगैरह में, तो बेसिकली ये चीजों को मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हमें सामान तो लेना ही पड़ेगा और उन्हीं वेंडर से लेना पड़ेगा जो इन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है क्या, पर्सनल हाइजीन या फिर हाइजीन मेंटेन करके हम इन डिसीजेस से बच सकते हैं? कोई और तरीका है, आप बता सकते हैं तो? देखिए, जो हम सब्जियां ला रहे हैं, अच्छे से धुल करके, साफ करके, अच्छे पानी से उसको रख दें। एक केमिकल भी आ रहा है कि उसमें जब आप लाइए चीजों को, तो उसमें डाल करके देख लीजिए कि
कलर तो नहीं छोड़ रहे, सब्जियों को आजकल कलरफुल कर दे रहे हैं, फल को आजकल मोम की लेयर चढ़ा दे रहे हैं कि खराब ना हो। तो जब लाइए तो गर्म पानी में उसको धुलिए, पेस्टिसाइड निकालने के लिए कुछ केमिकल्स आए हुए हैं, उसमें सब्जियां डाल के धुल के आप यूज करिए। मार्केट से लाके तुरंत आपको यूज नहीं करना है, उसको 4-6 घंटे सब्जी को ला कर रखना है साफ सफाई करके। अच्छा, तब उसके बाद आप यूज करिए। फल को जैसे इसमें खरबूज तरबूज है, लोग लाए और गरम गरम उसको काट के खा गए। एक और प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, जो क्योंकि हमारे दर्शक हैं और बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर मोबाइल देखते हुए ही खाना खा रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब लॉजिकली आप जब घर से बाहर होते हैं, आप कहीं होते हैं, तो आप 4 तरह के लोगों से मिलते हैं, 4 तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स के आप कांटेक्ट में आते हैं। फिर आप जब घर जाते हैं और उसी मोबाइल को लेकर के जब खाना खा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो जो जर्म्स जो बाहर थे वो आपके मोबाइल के होते हुए आपके हाथ और आपके फूड के जरिए आपके बॉडी के अंदर एनगल्फ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहिए कि पर्सनल हाइजीन कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी पर्सन की लाइफ में? देखिए, खाना खाते समय माइंड को चम्मच से भी खाना नहीं खाना चाहिए, हाथ से। जैसे एक टच थेरेपी होती है, किसी को हम स्पर्श करते हैं तो पता चलता है। और यदि हमारा दिमाग टीवी देखने में है, मोबाइल देखने में है, तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं है। टॉयलेट जितना गंदा नहीं है, उससे ज्यादा मोबाइल गंदा है। तो मोबाइल को हाथ में लेके खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाने से पहले पर्सनल हाइजीन, हाथ को कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से साफ करना चाहिए। पानी साफ पीना चाहिए, कपड़े भी साफ होने चाहिए। यदि आप अनहाइजीनिक हैं तो बीमारियां आपको चारों तरफ से घेर रखेगी, कुछ ना कुछ आपके साथ लगा रहेगा। पर्सनल कांटेक्ट में आ रहे हैं तो देखिए आजकल दांत खाद खुजली हो गई है, तो दूरी बना के रखिए। हमारे यहाँ प्रणाम कहा जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, हाथ मिलाने से बीमारी बढ़ती है। कोविड ने हम लोग को सिखा दिया है बहुत कुछ। तो पर्सनल साफ सफाई, खाना खाते समय बहुत ख्याल रखना चाहिए अपना। और रात में सोते समय ब्रश करके सोना चाहिए। यदि आदत आप बच्चों में डालते हैं, अपने आप डालते हैं, तो आप बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सुबह उठ करके चाहे तो ब्रश ना करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, पर सोने से पहले मुंह साफ करके सोएंगे तो आपके टीथ बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि जो बैक्टीरिया है दांत में, मुंह बंद करके जब सो गए तो ज्यादा डेवलप करते हैं। और यदि गंदे हाथ से आप खाना खा रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले से जो डिसीजेज, आज के जो चेंजेस आए हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा आ चुका है, क्योंकि लोगों का मोशन रुक गया है, लोग मोबाइल पर ही हैं। तो बच्चे भी हैं जो इंडोर गेम्स खेलते थे वो भी अब नहीं खेल रहे, वो मोबाइल पर ही पबजी और तरह तरह गेम्स में लगे हुए हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। रिजल्टिंग वेट गेन हो रहा है, डायबिटीज के शिकार हम हो रहे हैं। आपने बताया, आपने जो डिसीज बताया उसमें बहुत सारी लिवर्स की डिसीज थी, और लिवर बेसिकली हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि लिवर पर स्ट्रेस पड़ेगा। सर, इस चीजों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बीमारी का ट्रेंड क्या हो सकता है, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें कि ये डिसीजेस हो सकती है, इनसे हमें बचना चाहिए? देखिए, कम से कम खाना खाने के बाद 50 कदम से 100 कदम चलना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के पैदल चलना चाहिए। यदि आप चलोगे तो दवा नहीं चलेगी, यदि आप नहीं चलोगे तो दवा चलेगी। पानी आप नहीं पियोगे, कॉन्स्टिपेशन होगा। और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों को बैठे बैठे खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, ओबिसिटी। आजकल सबसे ज्यादा लीवर की समस्या, देखो लीवर सबसे बड़ा आर्गन भी है, ग्रंथि भी है। स्किन को छोड़ दीजिए तो फैटी लीवर लोगों को हो रहा है। फैटी ग्रेड 1 चलिए ठीक है, सेकंड में जाते ही समय आपको गैस, तनाव समस्या होने लगी, थर्ड में जाते ही सिरोसिस, फोर्थ में जाते ही कैंसर, फिफ्थ में ही जाते ही लीवर फेलियर हो जा रहा। तो लीवर के ज्यादा, और लीवर ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि अंग है, स्किन को छोड़ दीजिए तो। क्योंकि इसका बट यदि आप बैठे रहेंगे तो शुगर हुआ तो आई साइड जाएगी, आपकी किडनी जाएगी, आपका हार्ट जाएगा। तो आप लीवर को स्वस्थ रखिए, माइंड सेट रखिए, समय पे रेस्ट करिए, रात सोने के लिए जगिए नहीं,
दिन जागने के लिए है, तो आप दिन में वर्कआउट करिए, आप स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम आपको 1 किलोमीटर मिनिमम चलना है, 8 गिलास के अबव हर घंटे पे पानी पीना है, मोबाइल को साइलेंट में डाल के कम से कम 6 से 8 घंटे नींद भी लेना है। मतलब कि एक नींद भी, जो कि एक्चुअल क्या होता है कि रात में एक, मैंने सुना है, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि मेलेटोनिन नाम का एक एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, जो बेसिकली हमारे बॉडी में रिलीज होता है रात में। और अगर हम हाइपर एक्टिव हैं, अगर हम किसी डिवाइस में या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मेलेटोनिन का जो सिक्रेशन है वो रुक जाता है, रिजल्टिंग हमें नींद भी देर से आती है। फिर जब देर से आती है तो पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी लाइफ साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी जी। जब देखिए ब्रेन सोता है तो स्पाइन वर्क करता है। जैसे वो आप देखते हैं ना कि प्लेन उड़ती बोलते ऑटो मोड पे डाल दिए, ऑटो पायलट हो गया। तो इसी तरह बॉडी भी ऑटो पायलट के रूप में जाती है। जब ब्रेन हमारा सोता है तो स्पाइन कार्य करती है। देखो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है शरीर में, स्पाइन के थ्रू दे करके बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब शरीर हमारी सो रही होती है तो ब्रेन से इलेक्ट्रिक शॉक निकलते रहते हैं कि हम जिंदा ही नहीं हार्ट को चलाने के लिए। तो स्लीप बहुत जरूरी है और डीप स्लीप बहुत जरूरी है। यदि लाइट जल रही है, लोगों की आई साइट की बड़ी समस्या हो रही है, देख रहे हो मोबाइल भी देन है, और लाइट जो कमरे में है, अंधेरा नहीं है, इससे भी आई साइट वीक हो रही है। विटामिन ए, मिनरल्स तो अलग की चीज हो गई, मोबाइल और प्लस लाइट भी आपके लिए दोषी है। देखिए आजकल बच्चे कितनी तेजी से खराब हो रही है। तो टेक्नोलॉजी जो कि अक्सर स्कूल्स में, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ बाय प्रोफेशन, तो हमारे स्कूल्स में अक्सर एक टॉप डिस्कशन बच्चों में जब डिबेट करते हैं, डिबेट का एक टॉपिक हमेशा रहता है मोबाइल फोन बूम और बेन। की बूम माने हो गया हमारा एक क्या कहते हैं वरदान, और बेन माने की हमारे लिए श्राप है कि नहीं। तो यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज हम देख पा रहे हैं, तो जितना हमारे लिए वरदान नहीं हो सकता, ये श्राप की तरह कारगर हो रहा है। देखिए जितना हम तरक्की की ओर नहीं जा रहे हैं, उतना डिमोशन हो रहा है। अभी देख लीजिए युद्ध ही छिड़ गया है, तो जो अब सामने से लड़ाई नहीं हो रही है, आंतरिक से लड़ाई हो रही है, तो क्या है, डिवोशन ही तो है। मोबाइल जितना जल्दी से हमको सुविधाएं उपलब्ध करा दे रहा है, उतना हर घर में देखिए लड़ाई है। आखिर में एक सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी पब्लिक के लिए कोई एक आप मैसेज देना चाहें, जिससे वो पब्लिक की हमारी जो नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके और एक हेल्थ उनकी इम्प्रूव जरूर से हो सके। सबसे बड़ा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, माँ बाप धरती के भगवान हो। यदि माँ बाप के चरण में आप झुके रहे और माँ बाप की बात आप मानते रहे, तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप के सामने आप झुके हो तो हमेशा आपका सिर ऊंचा रहेगा, आगे बढ़ते जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। जुड़े रहें पल्स प्रयागराज।